हेलो गाइस, ग्रैंडफादर सेव हिज ग्रैंडडॉटर एंड टेक हिज रिवेंज के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वाली वीडियो उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पे पिछला वाला वीडियो खत्म हुआ था। ग्रैंडपा सियोल एंड हाइनही को एक रेस्टोरेंट के अंदर आते हुए दिखाई जाती है, जहाँ पे ग्रैंडपा रेस्टोरेंट के लोगों को देखने के बाद अपने मन में ही बोलने लगता है कि अगर वे सभी कुछ ज्यादा ही देर तक ड्रिंक करते हैं तो आपस में ही फाइट करना चालू कर देंगे और इसी कारण ही हम लोगों को यहाँ पे हर एक सिचुएशन के लिए एकदम तैयार रहना होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज सही है कि यहाँ पे लिखी हुई है कि रेस्टोरेंट के अंदर कोई भी आपस में ही फाइट नहीं कर सकते। और ऐसा कुछ सोचते सोचते ग्रैंडपा ऊपर की ओर एक सीट में जाके बैठ जाता है। ग्रैंडपा ऑर्डर भी कर देता है। देखते ही देखते इन लोगों के लिए खाना भी लग जाता है और इन सभी खाने को देखने के बाद सियोल मीट 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 करके नारा लगाने लगती है। सियोल एक मोमो को उठा के उसे खाने लगता है। तो इस समय हाइनी सियोल से बोलती है कि तुम्हारे खाने में जब तक मीट हो तुम कुछ भी खा सकती हो। इसी वक्त ग्रैंडपा को किसी पर्सन को ये बताते हुए सुनाई देता है कि ये जगह मतलब जिस जगह पे ये लोग खाने के लिए आए हैं इस जगह का रियल ऑनर सॉर्ड इम्प्रेस है। तो साइड से एक और पर्सन उसे बोलता है कि सॉर्ड इम्प्रेस वो फालतू में ऐसी जगह पे अपने पैसा क्यों खर्च करेगी। तो वे पर्सन रिप्लाई में बोलता है कि सुनने में आया है कि इस जगह का जो मालिक है उसे सॉर्ड इम्प्रेस की तरफ से फंड मिलती है। और इन सभी बातों को ग्रैंडपा भी अभी सुन रहा होता है, लेकिन ग्रैंडपा अपने मन में ही बोलता है कि यहाँ पे जो भी देखो वो सिर्फ सॉर्ड इम्प्रेस के बारे में ही बातें कर रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं शायद से और कोई इन्फॉर्मेशन को गैदर ही नहीं कर पाऊंगा। ग्रैंडपा अभी अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन इसी समय यहाँ पे किसी एक लेडी को आते हुए दिखाई जाती है और इसका जो अपीयरेंस है वो देख के ये तो अंदाजा लग ही रहा है कि ये लड़की कितना ज्यादा सुंदर होगी। इसी समय यहाँ पे हम लोगों को कुछ लोगों को बातें करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे ये भद्दी शकल वाला पर्सन बोलने लगता है कि हे तुम क्या इसके बारे में जानते हो कि मैं अकेले ही 5 लुटेरों के साथ फाइट किया है और जब मैं मेरे शॉट को बाहर की तरफ निकाला तब वे सभी पूरी तरीके से डर गए थे और आपस में ही उल्टी सीधी बातें बोलना चालू कर दिए थे। लेकिन वह पर्सन सामने जिसे बता रहा था वह तो किसी और ही तरफ अपना नजर गड़ा के रखा हुआ था। बस वही पर्सन नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग थे वे सभी एकदम चिल्लाते हुए बोलते हैं सॉर्ड इम्प्रेस। तो इसी समय हम लोगों को उसी लेडी को दिखाई जाती है और जैसे कि बोला था सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और सॉर्ड इम्प्रेस को देखने के बाद ग्रैंडपा और हाइने भी पूरी तरीके से चौंक जाते हैं। सॉर्ड इम्प्रेस अभी धीरे धीरे करके रेस्टोरेंट के अंदर आने लगती है, जहाँ पे सभी लोग सॉर्ड इम्प्रेस को देखने के बाद आपस में ही फिसफिसाते हुए बोलने लगता है कि फिस 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 फिस। समझ में नहीं आया ना? ट्रांसलेट करके बताता हूँ। जैसा कि मैंने सोचा था सॉर्ड इम्प्रेस की अपीयरेंस उससे तो बहुत ही ज्यादा अलग है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये लड़की सॉर्ड इम्प्रेस है। देखते ही देखते अभी सॉर्ड इम्प्रेस एक जगह पे जाके बैठ जाती है, जहाँ पे वेटर उसके लिए मीट नूडल सूप लेके आता है और बोलता है कि ये रहा आपका ऑर्डर जो कि आप हमेशा से यहाँ पे आके खाते हैं। तो इसमें सॉर्ड इम्प्रेस वेटर के जाने के बाद जो बाउल है उसकी ओर ध्यान से देखती है और बाउल को उठा के सूप को पीने लगती है और बाउल को नीचे की ओर रखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए और क्यूट सा चेहरा बनाते हुए बोलने लगती है कि हाँ मजा आ गया, ये सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और शायद से इसी कारण ही मैं यहाँ पे आने के लिए अपने आप को नहीं रोक पाती हूँ। इसी समय पीछे की ओर हम लोगों को एक ग्रुप को दिखाया जाता है, जहाँ पे वे सभी आपस में ही बातें करते हुए बोलने लगते हैं कि क्या यही सॉर्ड इम्प्रेस है? इसके अंदर से तो मुझे कोई थ्रेड भी महसूस नहीं हो रहा है। तो कोई एक पर्सन ये बोलता है कि हाँ देख के तो ऐसा लग रहा है कि मानो कि ये कोई नॉर्मल गर्ल है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था। जो रूमर्स थे वो सभी बड़ा चढ़ा के कहा गया था। इसी समय ग्रैंडपा अपने सामने की ओर टेबल पे बैठे हुए 2 पर्सन को आपस में ही ये बोलते हुए सुनते हैं कि मैं भी सॉर्ड इम्प्रेस के साथ फाइट कर सकता हूँ, उसके अगेंस्ट जीत सकता हूँ। तो टाकले के सामने जो पर्सन बैठा हुआ है वो बोलता है कि छे मैं किसी एक महिला के साथ मेरे शॉट को नहीं टकराना चाहता हूँ। तो ग्रैंडपा यहाँ पे सभी के मुंह से इस तरह तरह की बातें को सुनने के बाद अपने मन में ही बोलता है कि अज्ञानी मूर्ख, आखिरकार फिर सभी किस तरीके से नॉनसेंस भरी बातें कर रहे हैं। और अपने मन में ही ये सब कुछ बोलने के बाद ग्रैंडपा जैसे ही सॉर्ड इम्प्रेस की ओर देखता है तो ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में ही दोबारा से बोलता है कि बेगन सॉर्ड इम्प्रेस कहाँ गई? तो इस समय हम लोगों को दिखाया जाता है कि सॉर्ड इम्प्रेस वो तो उसी पर्सन के सामने आ गई होती है और अचानक से सॉर्ड इम्प्रेस को अपनी जगह से वे लोगों के सामने खड़ी होती हुई देखने के बाद ग्रैंडपा भी पूरी तरीके से चौंक जाता है और अपने मन में ही बोलता है ये महिला आखिरकार अपनी जगह से यहाँ पे कब आया?
मैं तो उसकी मूवमेंट को महसूस ही नहीं कर पाया। इसी समय शॉर्ट एम्प्रेस हंसते हुए वे दोनों से बोलने लगती है कि क्या तुम लोग इस तरीके से ताकत को मापते हो? और इस बात को सुनने के बाद वे दोनों गुस्सा हो जाते हैं, अपने अपने शॉट को बाहर की तरफ निकालने लगते हैं। जहाँ पे टाकला शॉर्ट एम्प्रेस को तो ये भी बोलता है कि हम लोग तुमसे तो अच्छे ही है, जो कि एक चिकन नाइफ को मतलब किचन नाइफ को बहुत ही मुश्किल से पकड़ पाती है। तो सामने की ओर से शॉर्ट एम्प्रेस भी अभी हंसते हुए बोलती है कि ऐसी बात है क्या? तो एक काम करो, तुम लोग ही इसे आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर लेते हो कि मैं क्वालिफाई हूँ या नहीं? तो शॉर्ट एम्प्रेस के मुंह से इस बात को सुनने के बाद उन दोनों में से एक लौंडा अपने शॉर्ट को बाहर की तरफ निकाल के शॉर्ट एम्प्रेस के ऊपर कूद के अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन शॉर्ट एम्प्रेस सामने की ओर से बस एक स्लैश मार देती है तो उसका सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। शॉर्ट एम्प्रेस की ऐसी भयंकर स्पीड को देखने के बाद वह पर्सन मतलब जिसके सिर को शॉर्ट एम्प्रेस ने काटा था वही पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। और हाँ, यहाँ पे हम लोग को भी काटा गया है क्योंकि शॉर्ट एम्प्रेस उस पर्सन को मारता नहीं है, बल्कि वह पर्सन का ये तो एक भ्रम होता है कि अगर वह आगे कुछ करने की कोशिश करेगा तो शॉर्ट एम्प्रेस उसे एक ही हिट में, हाँ एकदम एक ही हिट में मार देगी। सामने की ओर ये सब कुछ नजारे को देखने के बाद ग्रैंडपा भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वे दोनों पर्सन अभी शॉर्ट एम्प्रेस से माफी मांगते हुए बोलने लगते हैं कि माफ कर देना, शायद से हम लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो इस बात को सुनने के बाद शॉर्ट एम्प्रेस भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है मिसअंडरस्टैंडिंग। इस बात को तो सुनने के बाद सामने की ओर वह पर्सन पूरी तरीके से डर जाता है और अपने मन में ही बोलता है अब गए, हम लोग अभी मारा जाने वाले हैं। लेकिन इसी समय शॉर्ट एम्प्रेस अपनी सॉफ्ट अपीयरेंस बना के इन सभी से बोलती है कि हाँ लगता है मुझे भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और ये बोलने के साथ ही अभी शॉर्ट एम्प्रेस यहाँ से जाने लगती है और जाते टाइम वे दोनों से बोलती है कि यहाँ से जाने से पहले तुम दोनों अपने मील को एंजॉय कर लेना। तो शॉर्ट एम्प्रेस को यहाँ से जाते हुए देखने के बाद वे दोनों अभी बोलते हैं कि आज तो हम बच गए। और अपनी आंखों के सामने शॉर्ट एम्प्रेस को देखने के बाद जो हाइन ही है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ग्रैंडपा अभी अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है कि शॉर्ट एम्प्रेस सो मैं उसकी ताकत का जो गहराई है उसे माप ही नहीं पाया। और ग्रैंडपा का इस सोचते ही अभी इसी रेस्टोरेंट के बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रैंडपा हाइन ही से बोलने लगते हैं कि जैसा कि तुमने शॉर्ट एम्प्रेस को देख लिया है तो यहाँ पे रुकने का और कोई फायदा नहीं है, तो चलो माउंटेन में लौट चलते हैं। तो हाइन ही ग्रैंडपा से बोलती है कि लेकिन क्यों फादर, उसकी रिटायरमेंट सेरेमनी तो बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है। तो ग्रैंडपा अभी बोलता है कि ये वैसा जगह नहीं है जहाँ से हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाएंगे, है ना? ग्रैंडपा हाइन ही से ये पूछ ही रहा था, लेकिन इसी समय कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि वो देखो मुरिन अलायंस का लीडर। ग्रैंडपा भी अभी इस बात को सुन लेता है। तो ग्रैंडपा देखता है कि ग्रैंडपा के आसपास जितने भी लोग थे वो सभी दौड़ के मुरिन अलायंस वाले को देखने के लिए जाने लगते हैं। सामने की ओर से हम लोगों को मुरिन अलायंस के बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सेक्ट के एल्डर को भी देखने के लिए मिलते हैं। और सामने की ओर ये जो महिला है इसे अच्छी तरीके से याद रखना। ग्रैंडपा अभी दूर से ही इन लोगों को देखने के बाद अपने मन में ही सोचते हुए बोलने लगता है कि इन लोगों के अंदर से तो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल ऑरा महसूस हो रहा है। तो ग्रैंडपा भी अभी मन बना लेता है और हाइन ही को बोलता है कि जैसा कि यहाँ पे ये सभी वीआईपी पर्सन आए हैं तो चलो हम भी थोड़ा अंदर की ओर जाके देखते हैं। तो हाइन ही भी खुश हो जाती है। इसी तरह उन सभी एल्डर और मुरिन अलायंस के लीडर के पीछे पीछे बहुत सारे लोग रिचुअल को देखने के लिए जाने लगते हैं, जहाँ पे कोई ये कहता है कि वो लेडी मुरिन अलायंस के लीडर कब बनी, जहाँ पे कोई ये बोलता है कि जहाँ तक मुझे लगता है कुछ साल पहले बनी होगी। अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद ग्रैंडपा अपने मन में ही बोलता है कि कुछ साल पहले बनी है, इसका मतलब ये तो वही टाइम है जब मेरे फैमिली के साथ वो इंसिडेंट हुई थी। ग्रैंडपा तो अभी ये भी बोलता है और उसकी आंख सुनने में आया है उसकी उस आंख को शॉर्ट एम्प्रेस ने इंजर कर दी है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी हाइन ही साइड से बोलती है कि नहीं ये तो बस एक रूमर से, असलियत में क्या हुआ था वो तो किसी को ही पता नहीं है। अभी ग्रैंडपा चलते चलते भीड़ के पीछे आके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे ग्रैंडपा देखता है कि सामने की ओर बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी मच के रखी होती है, जहाँ पे सभी लोग चिल्लाते हुए और भड़कते हुए किसी से बोलने लगते हैं कि हे क्या कर रहे हो, हम लोगों के रास्ते से हट जाओ, हम लोगों को अंदर जाने दो। तो इस समय हम लोग को सामने की ओर दिखाया जाता है कि मुरिन अलायंस के सोल्जर अपने अपने हाथ में अपने अपने वेपन को लेके इन सभी को अंदर की तरफ जाने के लिए रोक रहे होते हैं, जहाँ पे सामने की ओर से एक सोल्जर चिल्लाते हुए इन सभी लोगों से बोलने लगते हैं कि प्लीज तुम सभी यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि तुम सभी ये जो रिटायरमेंट सेरेमनी है इसे अटेंड नहीं कर सकते हो। तो इस बात को सुनने के बाद सामने की ओर से दो पर्सन चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे चल के आने के लिए 10 दिन का टाइम लगा और तुम अभी हम लोगों को अंदर की तरफ जाने नहीं दे रहे हो, आखिरकार तुम किस तरीके से बकवास करे जा रहे हो। इसी समय हम लोगों को कुछ काले कपड़े पहना हुआ लोगों को अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई देता है, जिससे कि देखने के बाद बाकी जितने भी लोग हैं और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम सभी आखिरकार उन लोगों को अंदर क्यों जाने दे रहे हो, हम लोगों के रास्ते से हट जाओ, हम लोगों को भी अंदर जाना है, अभी
तो ग्रैंडपा भी वो जो काले कपड़े पहना हुआ लोग है उन सभी को देखने के बाद अपने मन में ही बोलता है कि क्या वो सभी एलाइट स्कॉट नहीं है? साले वो मुरिन कमीना वो सभी तैयारी करके आया है। सामने की ओर से पब्लिक चिल्लामिल्ली कर ही रहा था। इसी समय हम लोगों को अंदर की ओर से एक पर्सन को यहाँ पे आते हुए दिखाई जाता है। वह पर्सन अभी इन सभी पब्लिक के सामने आके अपने शॉट को ऊपर की ओर करता है और उसी शॉट से बहुत ही जोर से ग्राउंड के ऊपर एक स्लैश मार देता है। ग्राउंड के ऊपर गड्ढा करके एक लाइन बना देता है और सभी से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम में से जो भी इस लाइन को क्रॉस करेगा उसका मारना तय है। अब मैं भी देखता हूँ कौन आएगा सामने। तो सामने की ओर ये जो पर्सन है इसे देखने के बाद ग्रैंडपा अभी हाइन ही से पूछने लगता है कि आखिरकार विलंटा कौन है। तो हाइन ही अभी जवाब देते हुए बोलती है कि उसका नाम है वांग हायुल और सीचन के अंदर वो एक बेहतरीन स्वॉर्डमैन है और इसके साथ निर्दयी भी है क्योंकि इसके साथ जो भी फाइट किया है उसे इसने मार दिया है और जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था उस लाइन को कोई डर के मारे क्रॉस ही नहीं कर रहा है। इसी समय भीड़ के अंदर से कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे भाइयों प्लीज मुझे लाइन को क्रॉस करने दो। और इस आवाज को सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी आसमान की ओर देखने लगते हैं क्योंकि ये जो आवाज है इसे कोई वाइड एरिया ट्रांसमिशन टेक्निक यूज करके बोला होता है। ग्रैंडपा भी अभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में ही बोलता है कि मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं अपनी जिंदगी में कभी ऐसे भी सीन को देखूंगा। इसी समय हम लोग को पीछे की ओर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने पीछे किसी को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। तो हमें दिखाया जाता है वो तो शॉर्ट इम्प्रेस होती है जो कि अपने हाथ में एक वाइन की बाउल को लेके इसी भीड़ के तरफ ही आ रही होती है। देखते ही देखते शॉर्ट इम्प्रेस बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ भीड़ के अंदर से होते हुए एकदम उसी लाइन को क्रॉस करके वांग के सामने खड़ा हो जाती है और इसके साथ ही अभी वाइन को पीते हुए बोलती है उप्स लगता है मैं लाइन को क्रॉस कर दिया, अब मैं क्या करूं। लेकिन दूसरे ओर बेचारा वांग वो तो शॉर्ट इम्प्रेस को यहाँ पे देखने के बाद पूरी तरीके से डर जाता है। तो वांग को अभी डरते हुए देखने के बाद शॉर्ट इम्प्रेस एक स्वीट सी स्माइल पास करती है और तुरंत ही यहाँ से सामने की ओर जिस बिल्डिंग में सेरेमनी होने वाली है उसी बिल्डिंग की ओर उड़ जाती है। शॉर्ट इम्प्रेस की जाते ही अभी हम लोग को वांग के चेहरे को भी दिखाया जाता है जो की पूरी तरीके से पसीना पसीना हो गया होता है। इसी समय भीड़ के अंदर से लोग बोलने लगते हैं कि चलो यही हम लोग का मौका है, जल्दी से अंदर चलते हैं। देखते ही देखते भीड़ सभी जैसे ही अंदर की ओर जाने की कोशिश करने लगता है तो वैसे ही वांग दोबारा से अपने शॉट को इन लोगों की तरफ ही कर देता है और चिल्लाते हुए बोलता है जैसा कि मैंने पहले भी बोला था अगर तुम में से कोई इस लाइन को क्रॉस करेगा तो उसका जान उसी टाइम पे ही जाएगा। तो इस समय भीड़ के अंदर से सभी लोग वांग को भर भर के गाली देने लगता है। ग्रैंडपा भी अभी हाइन ही से बोलता है कि चलो यहाँ पे रुकने का और कोई फायदा नहीं है, जैसा कि हम लोग अंदर जाके सेरेमनी को देख नहीं सकते तो यहाँ से वापस जाना ही बेहतर है। तो हाइन भी बोलती है हाँ चलो मेरे बाप। इस समय हाइन ही ग्रैंडपा से तो ये भी बोलती है कि सियोल बहुत ही शांति से सो गई है। तो ग्रैंडपा बोलता है हाँ कोई भी पेट भर के खाना खाने के बाद सो ही जाएगा। ग्रैंडपा और हाइन ही यहाँ से जा ही रहा था लेकिन इसी समय इन दोनों को कुछ शॉक वेव महसूस होता है। तो इस समय ग्रैंडपा से हाइन ही बोलती है कि लगता है जो सेरेमनी है वो स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन ग्रैंडपा तो कुछ और ही महसूस करता है और अपने मन में ही बोलता है कि लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही महसूस हो रहा है, जो शॉक वेव है वो कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे कोई फेयर डुएल नहीं हो रहा है। छह क्या ऑर्थोडॉक्स वालों ने अपने प्राइड को खो दिया है। तो ग्रैंडपा की इस सोच से हमें पता चलता है कि असली में ये जो रिटायरमेंट सेरेमनी है ये एक डुएल है, वो भी शॉर्ट इम्प्रेस के साथ डुएल। सो बैक टू द स्टोरी। अभी हम लोग को उसी हवेली के अंदर से एक बहुत ही तेज रोशनी इसी भीड़ के अंदर ही आते हुए दिखाई जाती है जो कि बेसिकली शॉर्ट इम्प्रेस ही होती है। और ये सब कुछ इतना जल्दी होता है कि ज्यादातर लोग इसे नोटिस ही नहीं कर पाता है। लेकिन शॉर्ट इम्प्रेस जिस पर्सन के सामने लैंडिंग करती है उसका होश पूरी तरीके से उड़ जाता है। शॉर्ट इम्प्रेस दोबारा से यहाँ से उड़ते हुए जाने लगती है। इसी समय शॉर्ट इम्प्रेस की नजर ग्रैंडपा और सियल के ऊपर भी जाती है। सियल भी इसी समय शॉर्ट इम्प्रेस को देखती है। तो शॉर्ट इम्प्रेस यहाँ से जाते जाते सियल को आंख मार के जाती है और इस चीज को अभी ग्रैंडपा भी नोटिस कर लेता है। तो ग्रैंडपा अपने मन में ही बोलता है कि आखिरकार उसने सियल को आंख क्यों मारा। ग्रैंडपा का इस सोचते ही अभी हम लोग को उसी बिल्डिंग के अंदर से बहुत सारे खतरनाक ऑरा बाहर की ओर निकलते हुए दिखाई जाता है, जहाँ पे मुरिन अलायंस की लीडर चिल्लाते हुए बोलती है कि उसे यहाँ से भागने मत देना। और देखते ही देखते हम लोगों को यहाँ से मुरिन अलायंस के जितने भी लोग आए थे उन सभी को शॉर्ट इम्प्रेस की पीछा करते हुए दिखाई जाता है। देखते ही देखते वे सभी लोग फ्लैश के चाचा की तरह भीड़ के ऊपर से उड़ जाती है, जिसे की देखने के बाद भीड़ के अंदर से लोग आपस में ही बातें करने लगते हैं। हे आखिरकार माजरा क्या है। तो कोई बोलता है अभी बातें करने का टाइम नहीं है, चलो उन लोगों का पीछा करते हैं, देखते हैं आखिरकार सीन क्या है। अभी तो इन सभी चीजों को देखने के बाद ग्रैंडपा भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। ग्रैंडपा तो अभी सामने
की ओर हजारों की संख्या में लोगों को जो बॉडी लाइटनिंग आर्ट है उसे यूज करते हुए आसमान की ओर उड़ते हुए देखने के बाद ग्रैंडपा पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाता है। इसी समय हायन ही ग्रैंडपा के हथेली को पकड़ते हुए ग्रैंडपा को खींच के लेके जाने लगती है और बोलती है, फादर आप आखिरकार क्या कर रहे हैं? यहाँ पे रुकने का कोई भी फायदा नहीं है, चलिए हम भी जाके मुरिन अलायंस के लीडर के साथ शॉर्ट इम्प्रेस की फाइट देखेंगे। लेकिन ग्रैंडपा यहीं पे रुक जाता है और हायन ही को रोक लेता है। हायन ही से बोलता है कि मैं इस तरीके के फाइट को दौड़ के जाते हुए देखने के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका हो। हायन ही अभी लेकिन पंतु परंतु करने लगती है तो ग्रैंडपा अभी बोलता है कि तुम ऐसे लोगों को कैसे चेस कर सकती हो जो कि लाइट की स्पीड में यहाँ से जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तुम ये मत भूलना तुम अपने साथ एक बच्चे को भी कैरी कर रही हो। यहाँ पे जितने भी लोग उड़ के जा रहे हैं उन सभी की ओर देखते हुए ग्रैंडपा बोलता है कि मुझे ये भी पता है यहाँ पे जितने भी लोग लड़ाई को देखने के लिए जा रहे हैं वे सभी तो अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ग्रैंडपा के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद और वे सभी लोगों को अलग ही डायरेक्शन में जाते हुए देखने के बाद हायन ही भी अभी हार मान लेती है और बोलती है, हाँ अब सही है, चलो यहाँ से चलते हैं। देखते ही देखते इस शहर में जितने भी लोग थे वो सभी पूरी तरीके से खाली हो जाता है और इसी के साथ ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को ग्रैंडपा और हायन ही को पहाड़ और जंगल के रास्ते से अभी बहुत ही तेजी से घर की ओर जाते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पे ग्रैंडपा अभी बहुत ही तेजी से सामने की ओर जा रहे होते हैं। लेकिन जो हायन ही है वो ग्रैंडपा के स्पीड को थोड़ा सा भी मैच नहीं कर पाती है। तो ग्रैंडपा पीछे की ओर हायन ही से बोलने लगता है कि तुम सेकंड जनरेशन डिसाइपल के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट हो, फिर भी तुम इतना ज्यादा स्लो कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें आज रात यहीं पे रुकना है? तो हायन ही बोलती है कि नहीं ग्रैंडपा, मैं सही जा रही हूँ लेकिन आपका स्पीड मुझसे भी ज्यादा है। और इसी तरह अभी ग्रैंडपा और हायन ही यहाँ से जाते जाते शॉर्ट इम्प्रेस के बारे में बातें करने लगते हैं और इसके साथ ही दुआ करता है कि शॉर्ट इम्प्रेस सही सलामत हो। लेकिन इसी समय ग्रैंडपा चलते चलते अचानक से हायन ही को रुकने के लिए बोल देता है। ग्रैंडपा हायन ही से ये भी बोलता है कि तुम अपने प्रेजेंस को थोड़ा छुपाओ, और ये बोलने के साथ ही ग्रैंडपा अभी धीरे धीरे करके झाड़ियों के पीछे से कुछ दिखने लगता है। तो ग्रैंडपा अभी सामने की ओर देखता है कि चारों ओर मुरिन अलायंस के बहुत सारे मार्शल आर्ट का बॉडी इधर उधर बिखर के पड़ा हुआ है। तो ग्रैंडपा और हायन ही दोनों ही इन सभी के बीच में से सामने की ओर देखते देखते जाने लगते हैं। इसी समय ग्रैंडपा एक मरे हुए पर्सन को देखता है जो कि होता है मुरिन अलायंस के सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल मार्शल मास्टर डूगो सियांग, और इसे इस तरीके से मारा हुआ देखने के बाद ग्रैंडपा भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। इसी समय एक पत्थर में हम लोगों को एक एल्डर को भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि अभी भी जिंदा होता है, लेकिन दर्द के कारण वो अभी गुंगरा रहा होता है। और ये जो ओल्ड मैन है ये होता है उडोंग स्टेट का एक मास्टर, इसका नाम होता है जिंगैंग। जिंगैंग को देखने के बाद हायन ही अभी पूरी तरीके से परेशान होने लगती है। अपने मन में ही बोलती है कि डैम, क्या वो मुझे पहचान जाएगी? जिसका डर था वो ये होता है। इसी समय वो मास्टर हायन ही को पुकारता है, अपने पास आने के लिए बोलता है। तो हायन ही भी अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। तो हायन ही को अभी अपने पास न आते हुए देखने के बाद भी मास्टर अभी हायन ही से बोलने लगता है कि आखिरकार तुम मुझे ना जानने की दिखावा क्यों कर रही हो? क्या मैं तुम्हारी अच्छी तरीके से देखभाल नहीं करी थी? तो भे मास्टर के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद ग्रैंडपा बोलने लगता है कि लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गया है। लेकिन इसी समय हायन ही फ्लैश की चाची की तरह उसी मास्टर के पास जाके घुटनों पे बैठ जाती है और पूछती है, एल्डर क्या आप मुझे बुला रहे थे? तो इस समय वो मास्टर अपने हाथ को पीछे की ओर दिखाते हुए इशारा में बोलने लगता है कि उससे जाके मार दो। अभी मास्टर के मुंह से इस बात को सुनने के बाद हायन ही जैसे ही पीछे की ओर देखती है तो वो पूरी तरीके से चौंक जाती है, क्योंकि पीछे की ओर एक पेड़ के नीचे शॉर्ट इम्प्रेस अभी बैठी हुई होती है। अभी इस जगह पे शॉर्ट इम्प्रेस को देखने के बाद ग्रैंडपा भी पूरी तरीके से चौंक जाता है। ग्रैंडपा अभी परेशान होते हुए अपने मन में ही सोचने लगता है कि शॉर्ट इम्प्रेस वो अपने बॉडी के अंदर जो QI एनर्जी है उसे दौड़ा रही है, क्या उसे कोई इंटरनल इंजरी हुई है? और सबसे ज्यादा जो इम्प्रेसिव बात है वो किस तरीके से अपने प्रेजेंस को छुपा के रखी है। सच में यह चीज सबसे ज्यादा इनक्रेडिबल है। अभी हम लोग को दोबारा से मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने शॉर्ट को हायन ही को देते हुए बोलने लगता है कि जाओ शॉर्ट इम्प्रेस को जाके मार दो। और हाँ, वो अभी अपनी बॉडी को मूव नहीं करा सकती, तो इससे ज्यादा बढ़िया मौका और कभी नहीं मिलेगी। हायन भी बोलती है, क्या मैं? तो मास्टर बोलते हैं, हाँ तुम उसे मार दो, मैं तुम्हें फर्स्ट जनरेशन डिसाइपल बनाऊंगी। मुरिन अलायंस के अंदर तुम एक हीरो बन जाओगी, सॉरी एक हीरोइन बन जाओगी। अभी मास्टर के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद हायन ही की भी आंखें चमकने लगती है। हायन ही अभी अपने ख्यालों में खो जाती है। हायन ही अभी सपना देखने लगती है कि वो बहुत सारे डिसाइपल के अंदर से जाती है जहाँ पे सभी के सभी डिसाइपल हायन ही को बहुत ही ज्यादा सम्मान दे रहा होता है। मास्टर तो अभी हायन ही से ये भी बोलता है कि फ्यूचर में तुम उडोंग सेट के अंदर एक मास्टर भी बन सकती हो। तो अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद और अपने ख्यालों से बाहर आने के बाद हायन ही मास्टर के हाथ से उसके शॉर्ट को बाहर की तरफ निकलते हुए बोलने लगती है कि मास्टर सच में आप मेरे बारे में बहुत ही ज्यादा केयर करते हो। और ये बोलने के साथ ही हायन ही मास्टर के गले को देखते ही देखते काट देती है। तो बेसिकली सीन क्या है, हायन ही को अभी भी याद है कि ये जो मास्टर है वो किस तरीके से उसके साथ मिस बिहेवियर करता था, मसाज खेलने के लिए बोलता था। हायन ही अभी ये सब कुछ सोच ही रही थी।
इसी समय हम लोग को उसी मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा होता है। लेकिन हाइनी को अपने ऊपर अटैक करते हुए देखने के बाद वह मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए हाइनी से बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे मारने की कोशिश करो। और ये बोलने के साथ ही धीरे धीरे करके उठ खड़ा होने लगता है। तो हाइनी भी अभी पूरी तरीके से घबरा जाती है। लेकिन इसी समय हायुन ही के कंधे के साइड से ग्रैंडपा अपने स्पेयर को उसी मास्टर के छाती पे घुसा देता है। वह मास्टर स्पेयर समेत अभी पीछे की ओर उसी पत्थर में जाके टकराता है और पत्थर भी पूरी तरीके से क्रैक होने लगते हैं। ग्रैंडपा अभी मास्टर के सामने आके अपने स्पेयर को पकड़ लेता है और स्पेयर को पुचुक करके उसके छाती से बाहर की तरफ भी निकाल लेता है। वह मास्टर अभी ग्रैंडपा को धमकाने लगता है, बोलने लगता है कि तुम कमीना बास्टर्ड, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस सब कुछ करने के बाद जिंदा बच पाओगे? बहुत ही जल्दी रीइंफोर्समेंट यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद तुम्हारा खैर नहीं। तो वह मास्टर के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद ग्रैंडपा अपने सिर में से जो कपड़ा जैसा बंधा हुआ था उसे खोल देता है। तो ग्रैंडपा को देखने के बाद वह मास्टर को समझ में आ जाता है आखिरकार सामने की ओर ये ओल्ड मैन कौन है। तो वह पर्सन अभी ग्रैंडपा का चापलूसी करते हुए बोलने लगता है, हे तुम क्या भूल गए हो जब हम एक साथ मूरिन अलायंस के स्क्वाड के अंदर ज्वाइन हुए थे, तो फिर तुम अभी मेरे साथ इस सब कुछ क्यों कर रहे हो? लेकिन इस समय ग्रैंडपा मास्टर से बोलने लगता है कि मैं तुमसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, उसका सही सही आंसर देना। तो बताओ आखिरकार मूरिन अलायंस वालों ने मेरे बच्चे को उस तरीके से ब्रूटली किल क्यों किया? ग्रैंडपा के मुंह से इस बात को सुनने के बाद वह मास्टर पूरी तरीके से घबरा जाता है और बात घुमाते हुए कहने लगता है कि मुझे नहीं पता। लेकिन इस समय ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाते हुए मास्टर से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता? इसी समय हाइन ही भी ग्रैंडपा से बोलने लगती है, ग्रैंडपा जल्दी से यहाँ से चलते हैं क्योंकि मूरिन अलायंस वाले कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस समय ग्रैंडपा दोबारा से अपने स्पेयर को उसी मास्टर के छाती पे घुसाते हुए उसे बोलने लगता है कि ठीक है फिर अलविदा, मैं तुम्हारे एक्सक्यूज को नरक में जाके सुनूंगा। तो वह पर्सन अभी ग्रैंडपा को गाली देते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक ओल्ड पर्सन जो कि रिटायरमेंट ले चुका है, वो आखिरकार मेरे जैसे एक मार्शल मास्टर के साथ इस तरीके का बात कैसे कर सकते हैं? तो अभी ग्रैंडपा भी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ बोलता है कि तो क्या आखिरकार तुम क्या उखाड़ लोगे मेरा? तो इस समय ग्रैंडपा उस पर्सन को पूरी तरीके से मार देने के बाद यहाँ से जाने लगता है। लेकिन इसी समय सियल जो कि ग्रैंडपा से बोलती है कि चियर्ड इम्प्रेस। तो सियल को अभी बात करते हुए सुनने के बाद ग्रैंडपा सियल से पूछने लगता है, सियल तुम कब जागे? लेकिन इस समय सियल शॉर्ट इम्प्रेस की ओर देखते हुए अभी नारा लगाने लगती है कि चॉट इम्प्रेस। तो ग्रैंडपा बोलता है कि तुम साले छोटे चूजे, तुमने उसे याद रखी हो और आखिरकार हम उसके साथ क्या ही करेंगे? और ये बोलने के साथ ही अभी ग्रैंडपा दोबारा से शॉर्ट इम्प्रेस के पास आ जाता है और उसके सामने बैठते हुए बोलने लगता है कि जैसा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, लेकिन हम लोगों की किस्मत की वजह से मैं तुमसे यहाँ पे मिला, सो मैं अभी तुम्हें एक सुरक्षित जगह पे लेके चलती हूँ और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो तुम अपने सिर को थोड़ा सा हिला सकती हो। ग्रैंडपा के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद शॉर्ट इम्प्रेस कुछ भी नहीं करती है, मतलब सिग्नल एकदम ओके है। तो इस समय ग्रैंडपा शॉर्ट इम्प्रेस को अपने कंधे के ऊपर ही बैठा लेती है और इसके साथ ही हाइन से बोलने लगता है कि तुम अगर अपने मास्टर के कहे अनुसार शॉर्ट इम्प्रेस को मारने की कोशिश करते तो शायद से हम सभी यहीं पे मारा जाते। तो इस समय हाइन ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडपा चलो यहाँ से जल्दी से भागते हैं, नहीं तो बाद में जाके हम लोगों के लिए परेशानी होगी। और हाइन की ये बोलते ही अभी वे दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंडपा अपने घर के पास आ गया होता है और ग्रैंडपा का हालत अभी पूरी तरीके से खराब भी हो गया होता है। हाइन अभी ग्रैंडपा से पूछने लगती है कि ग्रैंडपा क्या आप ठीक है? लगता है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड रहा होगा। तो ग्रैंडपा भी बोलता है हाँ, लेकिन तुमने भी अच्छा किया, अभी इतनी दूर तक आने के बाद, जस्ट घर के सामने ही आने के बाद अभी हाइन ही ग्रैंडपा से बोलने लगती है कि हाँ ग्रैंडपा मुझे दो, मैं उसे कैरी करता हूँ। तो ग्रैंडपा भी अभी बोलता है कि इतनी दूर तक आने के बाद तुम अभी मुझे ये सब कुछ बोल रहे हो? कुछ देर बाद हम लोग को शॉर्ट इम्प्रेस को ग्रैंडपा के उसी घर के अंदर सोती हुई दिखाई जाती है और शॉर्ट इम्प्रेस के साइड में सियल भी बैठी हुई होती है, जहाँ पे ग्रैंडपा अभी हाइन ही से कहता है कि तुम अभी माउंटेन लौट सकती हो। तो हाइन ही भी ग्रैंडपा से पूछती है कि अगर आपको मेरी किसी भी हेल्प की जरूरत पड़े तो, और आगे कुछ कह पाता उससे पहले ग्रैंडपा अभी हाइन ही से बोलता है कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, तुम्हें देखने के बाद मेरा गुस्सा और भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो सियल अभी शक्ल बनाते हुए बोलती है कि ऐसा है क्या? तो फिर मैं कुछ देर बाद आऊंगी और मैं अपने साथ कुछ खाना और मेडिसिन भी लेके आऊंगी। तो ग्रैंडपा बोलता है ठीक है और ये बोलने के साथ ही हाइनी यहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद हम लोग को ग्रैंडपा को घर के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रैंडपा अपनी बॉडी को थोड़ा हिलाते हुए बोलने लगता है कि मेरा बॉडी पूरी तरीके से दर्द कर रहा है, आखिरकार मुझे इस ओल्ड एज में आने के बाद ही ये सब कुछ क्यों फेस करना पड़ रहा है, चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। इसी समय ग्रैंडपा के पीछे सियल आ जाती है और बोलती है कि मीट। तो सियल को अचानक से अपने पीछे देखने के बाद ग्रैंडपा सियल से पूछता है कि सियल क्या तुम भूखा हो? और सियल भी अभी मीट करने लगती है। तो इस समय ग्रैंडपा भी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में ही बोलता है कि किसने सही कहा था, खेती बाड़ी करने से ज्यादा किसी एक बच्चे को संभालना सबसे ज्यादा हार्ड होता है। और इस सोचने के बाद ही ग्रैंडपा यहाँ से जाने लगता है और सियल से बोलता है कि
हाँ मैं समझ गया, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ मीट सूप बना के लेके आता हूँ। लेकिन इसी समय ग्रैंडपा के सिर में ट्यूमर की वजह से बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। ग्रैंडपा अभी अपने कपड़े के अंदर हाथ डाल के जो नर्व सप्रेशन पॉइजन पिल है उसे ढूंढने लगता है। तो ग्रैंडपा देखता है कि उसके पास तो है ही नहीं। तो ग्रैंडपा अभी अपने मन में ही बोलता है कि क्या पूरी रात दौड़ने की वजह से क्या मेरे पास से वो सभी पिल जंगलों में ही गिर गया है। और ये सब कुछ सोचने के बाद ही ग्रैंडपा अभी दर्द के मारे जमीन के ऊपर गिर जाता है। सियाल भी अपने ग्रैंडपा के पास दौड़ के जाने लगती है, रोने लगती है। तो सियाल की ओर देखते हुए ग्रैंडपा अपने मन में ही बोलता है कि सियाल मेरी बच्ची मुझे माफ कर देना। ग्रैंडपा के सिर में अभी इतना ज्यादा दर्द होता है कि ग्रैंडपा अभी ये अंदाजा लगा लेता है कि आज तो मौत पक्की है। ग्रैंडपा का नजर धीरे धीरे करके धुंधली होने लगती है। इसी समय हम लोग को सॉर्ड इम्प्रेस को भी देखने के लिए मिलती है, जो कि समय अंगड़ाइयां लेते हुए घर से बाहर की तरफ आती है। सॉर्ड इम्प्रेस अभी अंगड़ाई लेते हुए बोलने लगती है कि वाह मजा आ गया, बहुत दिनों के बाद मैं इस तरीके से बहुत देर तक सोई हूँ। लेकिन इसी समय सॉर्ड इम्प्रेस की नजर सामने की ओर जाती है। सॉर्ड इम्प्रेस अभी सियाल को रोते हुए देखती है। तो सियाल को अभी दोबारा से देखने के बाद सॉर्ड इम्प्रेस सियाल से बोलने लगती है कि क्यूट चाइल्ड, देखो हम दोबारा से मिल गए। तुम्हारी इस बिग सिस्टर का नाम सोसो है, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। तो सियाल बोलती है कि सियाल। तो सियाल के नाम को जानने के बाद सॉर्ड इम्प्रेस सियाल से बोलती है कि नाइस टू मीट यू सियाल। और ये बोलते टाइम अभी सॉर्ड इम्प्रेस सियाल के अंदर कुछ महसूस करती है और सियाल की ओर बहुत ही ज्यादा शक होते हुए देखते हुए बोलती है कि तुम मेरी तरह ही हो। तो इस बात को सुनने के बाद अभी जो सियाल है वो भी इसी बात को ही दोहराती है, तुम मेरी तरह ही हो। तो सॉर्ड इम्प्रेस भी बोलती है हाँ। लेकिन इसके साथ ही अभी सॉर्ड इम्प्रेस सियाल के सिर के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए सियाल से बोलने लगती है कि लेकिन हमारा सियाल जब बड़ी होगी तब वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और एक शार्प दिल वाली होगी। इसी समय ग्रैंडपा पीछे की ओर से दोबारा से जोर से गुंगराते हुए उठता है। तो सियाल भी दोबारा से ग्रैंडपा की ओर ही देखने लगती है। लेकिन इसी समय ग्रैंडपा की छाती के आसपास हम लोगों को ग्लोइंग ऑरा देखने के लिए मिलती है। तो अभी कुछ अच्छा महसूस करने के बाद ग्रैंडपा भी अभी अपनी एक आंख ओपन करके देखता है। तो देखता है कि जो सॉर्ड इम्प्रेस है वो अपने हाथों के माध्यम से ग्रैंडपा के बॉडी के अंदर कुछ करने लगती है। सॉर्ड इम्प्रेस ग्रैंडपा के बॉडी के अंदर से जो पॉइजन है उसे बाहर की तरफ निकलने लगती है। तो इस चीज को देखने के बाद ग्रैंडपा भी अपने मन में ही ये बोलता है कि अगर मेरे बॉडी के अंदर से जो नर्व सप्रेशन पिल का इफेक्ट है, मतलब ये जो पॉइजन है ये चला जाता है तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि इसी पॉइजन के माध्यम से मैं ट्यूमर के पेन को होल्ड करके रखता हूँ। ग्रैंडपा अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए ऐसा कुछ अपने मन ही मन सोच ही रहा था। लेकिन इसी समय सॉर्ड इम्प्रेस अपने हाथ को ग्रैंडपा के फोरहेड के पास लेके जाती है और ग्रैंडपा से बोलती है कि अच्छा अब मुझे पता चला जो प्रॉब्लम है वो आपके दिमाग में है। आप इस ट्यूमर के दर्द को कम करने के लिए पॉइजन से भरी पिल को खाते थे। इस बात को तो सुनने के बाद ग्रैंडपा भी पूरी तरीके से चौंक जाता है, बोलता है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला। लेकिन जो सॉर्ड इम्प्रेस है वो ग्रैंडपा को बोलता है चुप हो जाओ और ज्यादा हिलो मत, नहीं तो तुम मारा भी जा सकते हो। और ये बोलने के साथ ही सॉर्ड इम्प्रेस ग्रैंडपा के सिर के अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में इनर की वाई को डालने लगता है। तो अभी ग्रैंडपा को बहुत ही ज्यादा तकलीफें होने लगते हैं। ग्रैंडपा अपने मन में ही बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मानो मेरे सिर के अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में इनर की वाई एक साथ घुस रहे हैं और ये सभी इनर की वाई एक वेव की तरह मेरे सिर के अंदर घुस रहे हैं। और थर्ड, पिछले 10 सालों से मुझे मेरे सिर के ऊपर जो पत्थर जैसा एक बोझ अनुभव होता था वो भी अभी धीरे धीरे करके कम हो रहा है, मानो कि वो पत्थर अभी धीरे धीरे करके क्रैक हो रहा है। आखिरकार ऐसा ट्रीटमेंट कैसे एग्जिस्ट हो सकता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि सॉर्ड इम्प्रेस को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों कहा जाता है। सॉर्ड इम्प्रेस अभी एनर्जी यूज करने के बाद पूरी तरीके से थक जाती है, पसीना पसीना होने लगती है और गहरी सांस लेके बोलती है कि फाइनली ये खत्म हो गया। और इसके साथ ही ग्रैंडपा से पूछने लगती है कि तो अभी आप कैसा फील कर रहे हो। तो ग्रैंडपा भी अभी एक भुंदू की तरह जवाब देता है कि मेरा सिर अभी पूरी तरीके से हल्का हो चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा से रिबॉर्न हुआ हूँ। क्या सच में तुम मेरे ट्यूमर को ठीक कर दिए हो। सच में मुझे नहीं पता कि इसके बदले में मैं तुम्हें किस तरीके से रीपे करूँ। ग्रैंडपा के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी सॉर्ड इम्प्रेस ग्रैंडपा से बोलने लगते है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप भी तो मेरी मदद किए हो। सॉर्ड इम्प्रेस ग्रैंडपा से तो अभी ये भी बोलती है कि आपको पता है आप मुझे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज किए हो, क्योंकि इस जगह के साथ मेरा एक पुराना कनेक्शन है। तो इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा पूछता है कि क्या तुम इस घर के मालकिन हो। तो सॉर्ड इम्प्रेस अभी बोलती है कि ना ये एक जन का घर है जिससे कि मैं बहुत ही ज्यादा क्लोज हूँ और वो जब तक यहाँ पे नहीं आ जाता तब तक तुम लोग यहाँ पे रह सकते हो। इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा सॉर्ड इम्प्रेस को थैंक यू बोलता है और बोलता है कि सच में हम लोग के पास अभी जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। सॉर्ड इम्प्रेस अभी तो सियाल की ओर देखते हुए सियाल से बोलने लगती है कि तुम्हारे बिग सिस्टर के पास तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट है। तो सियाल भी अपनी भुंदू जैसा शकल बनाते हुए बोलती है मीट। तो सॉर्ड इम्प्रेस बोलती है कि ना मीट से भी बहुत ही ज्यादा कीमती। और ये बोलने के साथ ही सॉर्ड इम्प्रेस सियाल को हवा में
उड़ाने लगती है। और इस चीज को देखने के बाद अभी तो ग्रैंडपा भी पूरी तरीके से शॉक होने लगता है। लेकिन शॉर्ट एम्प्रेस अभी सियल को हमें उड़ाने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। बोलने लगती है कि ओहो, तुम्हारे अंदर तो बहुत ही ज्यादा इनर की वाई है और तुम बॉडी रिकंस्ट्रक्शन से भी गुजरी हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुई है? लेकिन दूसरी ओर हम लोग को सियल को भी देखने के लिए मिलती है, जो कि हमें उड़ते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है और बोलने लगती है मजा आ रही है। लेकिन इस समय पीछे की ओर ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। तो शॉर्ट एम्प्रेस ग्रैंडपा को भरोसा देते हुए बोलने लगती है कि नहीं, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सियल बिल्कुल ठीक है और अभी मैं सियल को जो यूनिवर्स है उसे दिखाने वाली हूँ। और ये बोलने के साथ ही कुछ करने लगती है। सियल की आंखें चमकने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि सियल के आसपास नील कलर की एक गोला बन जाता है। शॉर्ट एम्प्रेस अभी ग्रैंडपा से बोलने लगती है कि अगर वो यूनिवर्स को समझ पाई तो वो एनलाइटमेंट को अचीव कर पाएगी। इन सभी बातों को सुनने के बाद ग्रैंडपा बोलने लगता है लेकिन फिर भी सियल तो एक बच्ची है। तो इसके जवाब में शॉर्ट एम्प्रेस बोलने लगती है कि बंगाल की वजह से सियल एक करप्टेड ऑफिसर दुनिया की वजह से सियल एक गलत इंसान बन जाए, क्या ये सही नहीं है कि वो अभी से ही इन सभी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से जान ले? शॉर्ट एम्प्रेस की एक कहते ही अभी हम लोग को सियल जिस गोले में कैद होकर रखी है उसी गोले के अंदर से एक बहुत ही तेज लेजर बीम फॉरेस्ट के अंदर की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। और सियल को अच्छी तरीके से सभी ज्ञान को या फिर सभी इंटरनल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए देखने के बाद शॉर्ट एम्प्रेस भी सियल की तारीफ करती है। देखते ही देखते सियल अभी अनरेस्टोरेंट रियलम में ब्रेक थ्रू कर लेती है। तो अभी सियल को अनरेस्टोरेंट रियलम में ब्रेक थ्रू करते हुए देखने के बाद ग्रैंडपा का होश पूरी तरीके से उड़ जाता है। तो हमें पता चलता है कि इस रियलम में जो भी ब्रेक थ्रू करता है उसके बाद उसका बॉडी पूरी तरीके से सुपरमैन बन जाता है। बिजली, आग, बर्फ, पानी जो भी है किसी से भी उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से अवतार मूवी की तरह सियल हर एक चीज को, हर एक एलिमेंट को कंट्रोल कर पाएगी। सियल अभी ब्रेक थ्रू करने के बाद पूरी तरीके से थक जाती है और ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगती है। सियल को ग्रैंडपा पकड़ लेता है और इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा परेशान भी होने लगता है। तो ग्रैंडपा को अभी इतना ज्यादा परेशान होते हुए देखने के बाद शॉर्ट एम्प्रेस ग्रैंडपा से बोलने लगती है कि आप चिंता मत करो, इतने पावरफुल एक रियलम में ब्रेक थ्रू करने के बाद रेस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो सियल अभी सो रही है। लेकिन ग्रैंडपा आगे से बोलता है कि मुझे इस बात की कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन ये एक बच्ची है तो मुझे ये चीज बिलीव भी नहीं हो रहा है कि सियल इतने पावरफुल एक रियलम में ब्रेक थ्रू किया है। ग्रैंडपा के मुंह से इस बात को सुनने के बाद शॉर्ट एम्प्रेस ग्रैंडपा से पूछने लगती है कि तो आखिरकार आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपको पता है सियल अगर अच्छी तरीके से कल्टीवेशन करेगी, अच्छी तरीके से ब्रेक थ्रू करेगी तो वो फ्यूचर में जाके एक इमॉर्टल बन जाएगी। तो अभी सियल के लिए शॉर्ट एम्प्रेस को इतना सब कुछ करते हुए देखने के बाद ग्रैंडपा शॉर्ट एम्प्रेस से शुक्रिया अदा करने लगता है। बोलने लगता है कि मेरे पास आपको इस हेल्प के बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या मैं आपके लिए कुछ खाना बनाऊं? तो इसके जवाब में अभी शॉर्ट एम्प्रेस बोलती है कि इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। जैसा कि मैं अपने रिटायरमेंट सेरेमनी को कंप्लीट कर लिया तो फिलहाल के लिए मुझे एक जगह पे जाना होगा। तो इस समय ग्रैंडपा शॉर्ट एम्प्रेस से उसके रिटायरमेंट का कारण पूछता है। तो शॉर्ट एम्प्रेस बताता है कि मैं वेस्टर्न रीजन में जा रही हूँ, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स कुछ साल पहले गया था और मुझे लगता है कि उन लोगों के साथ कुछ हुआ है और मेरे लिए ये बिल्कुल सही था कि यहाँ से जाने से पहले मैं मेरे पास्ट के जितने भी फेवर थे उन सभी को चुका दूं, क्योंकि क्या पता शायद से मैं वापस लौट के ही ना आऊं। शॉर्ट एम्प्रेस की मुंह से इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और शॉर्ट एम्प्रेस के प्रति बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाती है। लेकिन अपने मन ही मन ये भी बोलता है कि आखिरकार वेस्टर्न रीजन में क्या चल रहा है। और ये सब कुछ अपने मन में सोचने के बाद ही शॉर्ट एम्प्रेस से बोलने लगता है कि तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी लाख विश कर सकता हूँ। तो अभी शॉर्ट एम्प्रेस भी यहाँ से जाते हुए बोलने लगती है कि अपना ध्यान रखना और हाँ, सियल के साथ जिंदा रहना, हम वापस से मिलेंगे। और ये बोलने के साथ ही एकदम फ्लैश की चाची की तरह यहाँ से चली जाती है। और ग्रैंडपा भी खड़े खड़े अपने मन में ही बोलता है कि सच में शॉर्ट एम्प्रेस की तरह साहसी इस एरा में और कोई नहीं है। ग्रैंडपा का ये सोचते ही अभी हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रैंडपा खाना पका रहा होता है और तो ये भी बोलने लगता है कि हम लोगों की सियल अनरेस्टोरेंट रियलम में पहुंच गया और यही चीज मोरिन अलायंस के हिस्ट्री के अंदर पहली बार हो रहा है। लेकिन जैसा भी हो, सियल वो तो अभी भी एक बच्ची है और जैसा कि उस टीमर की वजह से मुझे मारा जाने की और कोई डर नहीं है, तो मुझे मेरे बॉडी रिकंस्ट्रक्शन मेथड के ऊपर काम करना होगा। मुझे सियल को प्रोटेक्ट करना होगा जब तक कि न सियल पूरी तरीके से ग्रो हो जाए। मुझे तो मेरे बदले को भी लेना है, तो चलो प्लान के मुताबिक चलते हैं। और ये सब कुछ बोलने के बाद ग्रैंडपा अभी सियल के लिए मीट सूप बना लेता है और सियल के पास लेके आता है। तो देखता है सियल वो तो अपनी जगह पे है ही नहीं। तो ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। ग्रैंडपा को घर के छत के ऊपर कुछ महसूस होता है। तो इस समय ग्रैंडपा अपने स्पेयर को पकड़ते हुए घर के बाहर आ जाता है और गाली देते हुए बोलता है कि आखिरकार वो कौन कमीना है। लेकिन
इससे आगे ग्रैंडपा और कुछ बोलता ग्रैंडपा देखता है कि कार के छत के ऊपर और कोई नहीं सियल होती है, जो कि अभी छत के ऊपर उछल रही होती है, हवा में उड़ रही होती है और बहुत ही ज्यादा मजे कर रही होती है। ग्रैंडपा सियल से अभी पूछने लगता है कि सियल तुम घर के छत के ऊपर कब आए, लेकिन इसी समय ग्रैंडपा देखता है कि सियल वो मिट्टी के ऊपर गिर रहा है, तो ग्रैंडपा जल्दी से स्लाइड करके सियल को कैच कर लेता है। ग्रैंडपा अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में ही सोचते हुए बोलता है कि सियल का जो रियल है उस हिसाब से सियल कभी भी हर्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं चिंता करने के अलावा और कर भी क्या सकता हूँ। और अपने मन में ये सब कुछ सोचने के बाद ही ग्रैंडपा अभी सियल से बोलने लगता है कि सियल ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तुम दोबारा से वहाँ पे कभी नहीं चढ़ोगे। तो सियल अभी अपना मुंह फुला के बोलती है कि नहीं, इसमें बहुत ही ज्यादा मजा है। तो इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा की बोलती बंद हो जाता है, लेकिन इसी समय सियल महसूस करती है और बोलती है बिग सिस्टर आ रही है। इस बात को तो सुनने के बाद ग्रैंडपा भी पूरी तरीके से चौंक जाता है और पूछने लगता है बिग सिस्टर। तो सियल बताती है कि हाँ उस ओर से, और अपने उंगलियों से इशारा करके भी दिखाती है। तो ग्रैंडपा भी अभी अपने मन में ही बोलता है क्या सियल लोगों के प्रेजेंस को महसूस कर सकती है। और दूसरी सियल चिल्लाते हुए पूछने लगती है कि बिग सिस्टर क्या आप मेरे लिए मीट लेके आई हो। तो हमें दिखाया जाता है कि जो हाइन ही है वो सियल के लिए मीट को लेके आई होती है, और इसके साथ ही ग्रैंडपा से ये भी पूछने लगती है कि क्या शॉर्ट इम्प्रेस यहाँ से चली गई है। तो ग्रैंडपा बोलता है कि हाँ शॉर्ट इम्प्रेस यहाँ से जा चुकी है, और इसके साथ ही हाइन ही से अभी ये पूछने लगता है कि तो जो रिटायरमेंट सेरेमनी है वो तो अभी खत्म हो चुकी है, तो कभी भी जो उडंग सेट वाले है वो यहाँ पे आ सकते हैं, क्या तुम बैंडेड के सभी लोगों को जो शॉर्ट टेक्निक है उसे सिखाई हो। तो अभी हाइन ही बोलती है कि हाँ सभी ने जो क्लैरिटी शॉर्ट टेक्निक है उसे मास्टर कर लिया है। तो इस समय ग्रैंडपा हाइन ही से बोलता है कि बहुत ही बढ़िया, और इसके साथ ही अभी ये भी बोलता है कि तुम्हें मुझे एक टेक्निक को सिखाना होगा, वो भी उडंग सेट के। तो इस बात के रिप्ले में हाइन ही बोलने लगती है कि मेरे पास अभी सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कौन सा टेक्निक सीखना है। तो ग्रैंडपा बोलता है कि क्लाउड स्टेपिंग टेक्निक। तो अभी हमें क्लाउड स्टेपिंग टेक्निक के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से कोई हवा में चल सकता है। नहीं, अभी ग्रैंडपा से बोलने लगती है कि मैं अभी भी इस टेक्निक को कॉपी कर रही हूँ, और इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्टेमिना की जरूरत होती है। तो ग्रैंडपा आपको नहीं लगता कि इस टेक्निक को सीखने के लिए आपका एज कुछ ज्यादा ही है। तो ग्रैंडपा आगे से हंसते हुए बोलने लगता है कि अरे नहीं नहीं, मैं नहीं सीखूंगा, तुम्हें इस टेक्निक को सियल को सिखाना होगा। तो अभी इस बात को सुनने के बाद हाइनी बोलती है कि एक्सक्यूज मी, लेकिन सियल वो तो अभी 2 साल की बच्ची है। मेरा मतलब अगर आप ये चाहते हो कि मैं सियल को उडंग सेट के इंटरनल जो कीवा है उसे कल्टीवेशन करना सिखाऊं, लेकिन इससे आगे और कुछ कहता तो ग्रैंडपा बीच में टोकते हुए बोलता है कि नहीं सियल अभी जिस स्टेज में है उसे ये सब कुछ सीखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इस समय हाइनी अपनी शक्ल बनाते हुए बोलती है कि नो वे, मैं उसे हर्ट नहीं कर सकती। हाइनी के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद ग्रैंडपा उठ खड़ा हो जाता है, धीरे धीरे करके एक पेड़ के पास जाता है। तो ग्रैंडपा को ये सब कुछ करते हुए देखने के बाद हायुन ही ग्रैंडपा से पूछने लगती है कि ग्रैंडपा आखिरकार आप क्या कर रहे हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा इस समय अपने बॉडी के अंदर अपने इंटरनल एनर्जी को, अपने इंटरनल कीवाई को सर्कुलेट करने लगता है और पेड़ के ऊपर अपने पाम अटैक को धीरे से कर देता है। लेकिन यहाँ पे इस छोटी सी अटैक के कारण बहुत ही तेज शॉकवेव जनरेट होती है, जिसे कि देखने के बाद हायुन ही पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाती है। इस छोटी सी अटैक का जो पावर है उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा है उसे हायुन ही अपने मन में ही गेस करने लगती है। पेड़ की ओर देखते हुए हायुन ही अपने मन में ही बोलती है कि वो पेड़ ऊपर से सही सलामत तो दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो पेड़ झांचरा चूड़ हो चुका है। और हाँ, झांचरा चूड़ का मतलब कमेंट में मत पूछना, मुझे भी नहीं पता। हायुन ही को तो अभी ये भी पता चल जाती है ये जो टेक्निक है ये लियो फैमिली का एक बहुत ही बेहतरीन और खतरनाक सी टेक्निक है। तो ग्रैंडपा अभी हायुन ही से बताता है कि ये टेक्निक लियो फैमिली का हेवनली अर्थ पाम टेक्निक है। ग्रैंडपा हायुन ही से बोलता है कि अगर तुम सियल को क्लाउड स्टेपिंग टेक्निक सिखाती हो तो मैं भी इस टेक्निक को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। सो मैं तुम्हें सियल को फ्री में सिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ग्रैंडपा के मुंह से इस सौदे को सुनने के बाद हायुन ही पूरी तरीके से खुश हो जाती है और एक्साइटेड होते हुए बोलती है कि कल से ही मैं सियल की ट्रेनिंग को शुरू करती हूँ। हायुन ही की ये बोलते ही अभी हम लोग को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हायुन ही पैरों से होते हुए दौड़ रही होती है और दूसरा सियल वो ग्राउंड से ही दौड़ रही होती है। अभी सियल की ओर देखते हुए हायुन ही अपने मन में ही बोलने लगती है कि मैं ये मानती हूँ सियल की बॉडी कंस्ट्रक्शन शॉर्ट इम्प्रेस की तरह ही है, लेकिन फिर भी ये अभी बस 2 साल की बच्ची है। तो आखिरकार सियल मार्शल आर्ट के प्रिंसिपल को कैसे समझ पाएगी। और देखते ही देखते ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने के बाद हम लोग को सियल को हवा में ही दौड़ते हुए देखने के लिए मिलते हैं, और नीचे की ओर जो हायुन ही है वो भी दौड़ रही होती है और सियल से बोल रही होती है कि सियल थोड़ा धीरे, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। लेकिन सियल बेचारी वो तो इस काम को करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन अभी सियल नीचे की ओर गिरती उससे पहले हायुन ही विराट कोहली की तरह स्लाइड करके हायुन ही को पकड़ लेती है। लेकिन हम लोग को अगले ही पल देखने के लिए
लिए मिलते हैं कि सियल दोबारा से हायनी के हाथ से ही आसमान की ओर उड़ जाती है। सच में मानवा की दुनिया सबसे ज्यादा अजीब है। यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है जो कि बॉलीवुड के मूवी में भी नहीं हो सकता। इसी सीन के साथ हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियल एक जगह पे खड़ा होके सीना तान के हायनी से पूछने लगती है, मैंने बढ़िया किया ना। लेकिन इस समय हायनी थकन के मारे पूरी तरीके से लुढ़क चुकी थी और परेशान होते हुए बोलती है कि हाँ सियल तुमने अच्छा किया। और इसके साथ ही हायनी अभी चापलूसी मारते हुए सियल से पूछने लगती है कि सियल बड़े होने के बाद जब तुम फेमस बन जाओगी तब तुम मुझे नहीं भूलोगे ना। तो भोली भाली सियल भी बोलती है यप। इसी समय यहाँ पे ग्रैंडपा भी आ जाता है और आते ही अभी हायनी से बोलने लगता है कि कुछ दिनों के बाद सियल परफेक्टली इस टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद अच्छी तरीके से लैंडिंग भी करना सीख जाएगी। और रही बात तुम्हारी, सच में तुम 2 साल की बच्ची को ये सब कुछ सिखाई हो। सच में तुम बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल हो। ग्रैंडपा के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद हायनी अपना सीना फुला लेती है और एक मार्शल मास्टर की तरह एटीट्यूड दिखाने लगती है। हायनी अभी तो ग्रैंडपा से ये भी बोलने लगती है कि एक्चुअली मैं सियल को जिस टेक्निक को सिखा रही हूँ, मतलब क्लाउड स्टेपिंग टेक्निक, लेकिन सियल इस टेक्निक से भी ज्यादा बेहतर कर रही है क्योंकि उसकी मूवमेंट एकदम हवा की तरह है। एंड ऑब्वियसली ये चीज भी एक तरीके से सही है क्योंकि कोई अगर सियल की इस टेक्निक को देखेगी तो वो पर्सन कभी भी ये नहीं बोल सकता कि सियल कभी भी उडंग सेट से इस टेक्निक को चुरा के अभ्यास किया है। तो सामने की ओर से ग्रैंडपा अभी हायनी से बोलता है कि ठीक है और जैसा कि डील के मुताबिक मैं तुम्हें लियो फैमिली का हेवनली बाम टेक्निक को सिखा दिया तो हमारे बीच में जो डील हुई थी वो खत्म होती है। लेकिन हायनी चिल्लाते हुए ग्रैंडपा से बोलने लगती है कि लेकिन मेरे पास और भी टेक्निक है जिसे कि मैं सियल को सिखाना चाहती हूँ। तो ग्रैंडपा भी सामने की ओर से बोलता है लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कोई टेक्निक नहीं है। और रही बात स्पेयर टेक्निक, वो एक अनमोल टेक्निक है, उसका कंपेयर तुम्हारे सेक्ट के किसी भी टेक्निक के साथ किया ही नहीं जा सकता। तो सामने की ओर से परेशान होते हुए हायनी बोलती है कि ठीक है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ग्रैंडपा हायनी से पूछता है तुम तो बिजी रहती हो ना। तो रिप्लाई में अभी हायनी बोलती है कि नहीं मैं टोटली फ्री हूँ, आप बस मुझे सियल को सिखाने दीजिए। ग्रैंडपा और हायनी अभी इस तरीके से बात ही कर ही रहा था। इसी समय बैंडेड के बहुत सारे लोग यहाँ पे आने लगते हैं और चिल्लाते हुए हायनी को पुकारने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि एक बहुत बड़ी आफत आ गई है। कोई एक जन हम लोगों के टेरिटरी में आके हम लोगों के सिविलियन को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है। बेहद दोनों के मुँह से अभी इस बात को सुनने के बाद हायनी पूरी तरीके से गुस्सा हो जाती है, चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि कौन है वो, क्या उसे ये पता नहीं है आखिरकार वो किसके इलाके में है, चलो उसे जाके देखते हैं। और ये बोलने के साथ ही अगली पल ग्रैंडपा की ओर बहुत ही क्यूट तरीके से देखते हुए बोलती है कि ग्रैंडपा मैं चलती हूँ, कुछ देर बाद आऊंगी, सियल टाटा। ये बोलने के साथ ही अभी हायनी वेलो के साथ यहाँ से चले जाती है। और हायनी की यहाँ से जाते ही ग्रैंडपा बोलता है कि उसके बोलने का तरीका और उसका एक्शन मैच ही नहीं खा रहा है। लेकिन कोई ना सियल, क्या अभी हमें खाना खाना चाहिए। तो सियल भी खुश होते हुए बोलने लगती है मीट। तो अभी ग्रैंडपा सियल से बोलने लगता है कि तुम लिटिल चूजे, तुम्हारे लिए मैं मीट खरीदते खरीदते एक दिन मैं मेरे कमर को ही तुड़वा लूंगा। लेकिन ठीक है चलो आज डार्क सूप बनाते हैं। तो अभी डार्क नाम सुनने के बाद सियल कुछ याद करने लगती है। सियल को अपने पास्ट के बारे में याद आती है जहाँ पे वो सामने की ओर पानी में 2 डाक को देखती है और ग्रैंडपा से पूछती है कि ग्रैंडपा ये क्या है। तो ग्रैंडपा भी बोलता है ये दोनों डाक है और डाक का मतलब होता है बत्तख, जो कि शायद से आप लोग पहले से ही जानते होंगे। जहाँ पे ग्रैंडपा सियल से ये भी बोलता है कि जो डाक होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक अच्छे रिलेशन में होते हैं, मतलब इन लोगों के बीच में कभी भी धोखाधड़ी नहीं होते हैं। और इन सभी बातों को अभी सियल याद करने के बाद सियल के आंखों से आंसू भी आने लगती है। तो इस समय ग्रैंडपा सियल से पूछने लगता है कि सियल आखिरकार तुम रो क्यों रही हो। तो सियल अभी उदास होते हुए बोलती है कि मुझे उन सभी डाक के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रही है। तो ग्रैंडपा भी बोलता है ऐसे कैसे तुम्हें अचानक से बुरा लगने लगी, तो क्या हमें उसे नहीं खाना चाहिए। लेकिन इस बात को सुनने के बाद सियल अपनी जीभ बाहर की तरफ निकाल के लपलपाते हुए बोलती है कि नहीं आई लव मीट। सियल की ये बोलते ही अभी सीन हायनी की ओर जाता है जहाँ पे हायनी अपने साथियों के साथ यहाँ से बहुत ही तेजी से जाते हुए पूछने लगती है कि आखिरकार वो कमीने लोग कहाँ है। तो वे लोग अभी सामने की ओर इशारा करते हुए दिखाता है जहाँ पे हमें बहुत सारे लोगों को, दूसरे ट्राइब के लोगों को इन लोगों के ऊपर ही अटैक करते हुए दिखाया जाता है। तो इस चीज को देखने के बाद हायनी अपने शॉट को पकड़ लेता है और बहुत ही तेजी से उन लोगों की तरफ ही जाती है। लेकिन हायनी अभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वे सभी हायनी के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान न देते हुए अभी यहाँ से अपने जान को बचाने के लिए किसी से भाग रहे होते हैं। तो इस चीज को देखने के बाद भी हायनी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, बोलने लगती है कि आइन उन लोगों के साथ क्या हुआ है जिसके कारण वे लोग अभी इस तरीके से दुम दुबा के भाग रहे हैं। इसी वक्त हायनी के साथ आए हुए एक मेंबर हायनी से बोलता है कि जनरल मैनेजर वहाँ पे देखिए। तो हमें भी देखने के लिए मिलते हैं कि वहाँ पे कोई एक
पर्सन अपने तलवार से बहुत सारे लोगों को गाजर मूली की तरह काट काट के एकदम कचुम्बर बना रहा होता है। और वह पर्सन को देखने के बाद हायोन ही की होश पूरी तरीके से उड़ जाती है। हायोन ही बोलती है कि ये जो पर्सन है ये उडोंग सेट के 4 सबसे बड़े तलवारबाजों में से एक है और इसका नाम है जियोंग हायोन। इसी सीन के साथ अभी हम लोग को बैंडेड के बेस के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पर्सन जो कि दूसरे टाइप से होते हैं, जो कि इसी जंगल में रहते हैं, वो अभी बैंडेड के लीडर पुंग हो से चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि आखिरकार तुम लोगों ने उडोंग सेट के साथ क्यों पंगा लिए हो? तुम लोग के कारण ही आज हम लोग कुत्ते की मौत मारा जा रहे हैं। और ये जो पर्सन है इसे हम कालुआ नाम से जानेंगे। अभी कालुआ को इतना ज्यादा गुस्सा होते हुए देखने के बाद पुंग हो कालुआ से बोलता है कि जैसा कि अभी आप लोग भी इस मामले में जुड़ चुके हैं तो क्यों ना हम लोग एक साथ काम करें। तो अभी कालुआ भी इस बात से एग्री होता है। पुंग हो से बोलने लगता है कि चाहे आज मैं मारा क्यों ना जाऊँ, लेकिन मैं मेरे सब ऑर्डिनेट के मारा जाने का रिवेंज लेके ही छोड़ूंगा। तो चलो जब फिर सभी इस माउंटेन के अंदर एंटर करेंगे तो हम सभी एक साथ सरप्राइज अटैक कर देंगे। लेकिन इसी वक्त पीछे की ओर हायोन ही आ जाती है और बोलती है कि नहीं, इसका कोई भी फायदा नहीं है। ऐसा करने से लोगों की मृत्यु संख्या और भी ज्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे जो आए हैं वो उडोंग सेट के सबसे ज्यादा पावरफुल एक शॉर्ट मास्टर है। हायोन ही के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद कालुआ हायोन ही से कहता है कि तो हम लोग क्या हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे जब तक कि ना वो यहाँ पे आके हम लोगों को मार दे। तो अभी कालुआ को जवाब देते हुए अभी हायोन ही बोलती है कि नहीं, हम लोग के पास भी उसकी तरह ही एक एक्सपर्ट है। तो इस बात को सुनने के बाद पुंग हो भी अभी अपने मन में ही ग्रैंडपा के बारे में सोचने लगता है और अपने मन में ही कहता है कि क्या एल्डर इस बार हम लोगों की मदद करेगा। इसी समय हायोन ही इन सभी से बोलता है कि मैं सांगू को एल्डर के पास भेज दिया हूँ एल्डर से मदद मांगने के लिए, लेकिन मुझे एक बात की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे चिंता हो रही है। एल्डर अभी बूढ़ा हो चुका है, क्या एल्डर एक शॉर्ट मास्टर के सामने अच्छी तरीके से लड़ाई कर पाएगा? हायोन ही अभी तो ये भी बोलता है, लेकिन सबसे पहले मुझे किसी भी तरह अपने पुराने उडोंग सेक्ट का जो कपड़ा है उसे पहन के उसके हाथ से उसके शॉर्ट को किसी भी तरह डाउन करना ही होगा। हायोन ही अभी ये सब कुछ बोली रही थी, इसी समय पहाड़ की ओर से जो फेंचे और टूटने की आवाज इन लोगों को सुनाई देती है। तो ये लोग भी शॉक हो जाता है और कहता है क्या वो यहाँ पे आ चुका है। अभी हम लोग को उसी पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने शॉर्ट को एक जन के गर्दन पे रख के चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि कैसे, आखिरकार कैसे ये तुच्छ बैंडेड के लोग उडोंग सेट के शॉर्टमैनशिप को सीखे हैं। और इसके साथ ही उसी पर्सन से बोलने लगता है कि सच सच बताना, आखिरकार तुम सभी क्लियर शॉट टेक्निक को कहाँ से सीखे। इसी समय पीछे की ओर कालुआ हायोन ही को पकड़ते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि इस बीच से। तो यहाँ पे हायोन ही को देखने के बाद जियोंग हायोन हायोन ही से पूछने लगता है कि तुम उडोंग सेट के सेकंड जनरेशन डिसाइपल हायोन ही हो ना? तो हायोन ही भी अभी हाँ कर देती है। जियोंग हायोन तो हायोन ही से ये भी पूछने लगता है कि आखिरकार बाकी साथियों का क्या, यहाँ पे क्या तुम अकेला ही जिंदा हो? तो इस बात में भी हायोन ही हामी भरती है। इन दोनों के बातों के बीच में टोकते हुए अभी कालुआ बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए जियोंग हायोन से कहने लगता है कि तुम कमीने, अगर तुम इस बीच को मारते हुए नहीं देखना चाहते हो तो अपने हथियार को नीचे रख दो। कालुआ के मुंह से इस बात को सुनने के बाद हायोन ही हंसते हुए और बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ अपने तलवार को अपने हाथ से छोड़ देता है। तो इस चीज को देखने के बाद कालुआ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में ही बोलता है कि एक कमीना मुझे नीचा देख रहा है, फाइन, अब मैं तुम्हें बताता हूँ आखिरकार मैं कौन हूँ। लेकिन इस समय हमें दिखाया जाता है कि वो तलवार जैसे ही जियोंग हायोन के पाँव के पास आती है तो जियोंग हायोन अपने पाँव से उस तलवार के हैंडल पे एक टैप मार देता है, जिसके कारण वो तलवार अभी सीधा एक भाले की तरह जाके कालुआ के हाथ में जाके लगता है। और जियोंग हायोन का स्पीड इतना ज्यादा होता है कि वो दोबारा से बहुत ही फास्ट उस तलवार को कालुआ के पीछे आके मायन में रख लेता है। और इस अटैक के कारण अभी हायोन ही भी साइड में जाके गिरती है। हायोन ही अभी अपने सामने देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, बहुत ही ज्यादा डर जाती है। हायोन ही के सामने जियोंग हायोन अभी खड़ा हुआ होता है और बहुत ही गुस्से के साथ ये पूछ रहा होता है आखिरकार क्यों तुमने ऐसा कुछ किया, इन सभी किले को इस मार्शल टेक्निक को सिखाया। तो इसके जवाब देते हुए अभी हायोन ही भी बोलती है कि मुझे माफ करना, ये मेरी गलती है, मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी और इसके कारण ही मैं इन लोगों को मार्शल टेक्निक को सिखाई। लेकिन सामने से जियोंग हायोन अभी हायोन ही को कस के एक थप्पड़ मारता है और कहता है इससे अच्छा तो तुम अपने आप को ही मार लेते, मैं तुम्हें दोबारा से उडोंग सेट घसीट के लेके जाऊंगा और सभी को तुमने जो पाप किया है उसके बारे में इंटरोगेट करूंगा। इसी समय हम लोग को पुंग हो को भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि कालुआ को सहारा देके उठाने लगता है और इसके साथ ही अपने जितने भी साथी है उन सभी को चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं और कालुआ जब तक इसके साथ फाइट करता हूँ तब तक तुम लोग इस जगह को छोड़ के भाग जाना।
क्योंकि मैं सभी को मारने नहीं दे सकता। और हाँ, तुम सभी अलग अलग होके भागना, क्योंकि इस कमीने का लाइटिंग स्पीड कितना भी तेजी क्यों ना हो, ये तुम सभी को एक साथ चेज नहीं कर सकता। पुंग हो के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद जियोंग हायुन अभी थोड़ा सा मुस्कुराता है और इन सभी से बोलने लगता है कि मैं तुम लोग को बता देता हूँ, आखिरकार मैं तुम लोग को मारने के बाद क्या क्या करूंगा। पहले मैं इन दोनों का सिर, मतलब जो पुंग हो है और कालुआ है, इन दोनों के सिर को काट के काउए को खिलाऊंगा और बाकी जितने भी लोग यहाँ से भाग के माउंटेन के अंदर एक चूहे की तरह छुप के रहेंगे, एक एक करके चुन चुन के सभी को पकड़ूंगा और उनके पेट के अंदर से बोटियों को खींच के निकालूंगा और तुम सभी को घुटनों के बल लेके आऊंगा। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोगों को एक नंगा पुंगा डाक को दिखाया जाता है और इस डाक के मीट की ओर देखते हुए सियोल अभी रोते हुए बोलने लगती है कि बेचारा बेचारा डाक। तो सियोल के मुंह से इस तरीके की बात को सुनने के बाद अभी ग्रैंडपा सियोल से पूछने लगता है, क्या तुम इसे नहीं खाने वाले हो? तो सियोल भी अभी रोते हुए बोलती है, हाँ हाँ खाऊंगा। ग्रैंडपा अभी आग लगाने के लिए माचिस ढूंढने लगता है, लेकिन उसे मिलता नहीं है। तो इस समय हम लोग को सियाल को देखने के लिए मिलते हैं, जो कि अपने हाथ से ही चूल्हे के अंदर आग लगा देती है। तो इस चीज को देखने के बाद अभी ग्रैंडपा पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और अपने मन में ही बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए बोलता है कि आखिरकार कैसे सियाल को किसी ने ही इस मार्शल आर्ट को तो नहीं सिखाया, फिर भी ये टूडू मार्शल आर्ट उसने कैसे सीखा। और ग्रैंडपा का ये सोचते ही अभी हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रैंडपा उस मीट को, मतलब डाक के मीट को पकाने के बाद सियाल को फिट कर रहा होता है और सियाल भी बहुत ही खुश हो रहा होता है। इसी समय दरवाजे में वही बैंडेड का मेंबर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए अभी बोलने लगता है कि एल्डर एल्डर हम लोग बहुत ही मुश्किल में हैं। वे लांडा अभी बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अभी एल्डर से, मतलब ग्रैंडपा से बोलने लगता है कि एल्डर उडंग सेक्ट के अंदर से एक पिक रियलम के मार्शल मास्टर आया है, जो कि हर किसी को ही गाजर मूली की तरह काट दे रहा है। इस बात को तो सुनने के बाद ग्रैंडपा भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, लेकिन ग्रैंडपा को पता था कि कभी ना कभी ये दिन तो आएगा ही आएगा। अभी भी पर्सन ग्रैंडपा से ऐसा कुछ बोलने के बाद ही ग्रैंडपा के सामने घुटनों पे आ जाता है और रोते हुए चिल्लाते हुए ग्रैंडपा से बोलने लगता है कि एल्डर प्लीज हम लोगों की मदद करो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो भे पर्सन बहुत ही जल्दी हम सभी को ही मार देंगे। भे पर्सन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा अभी बोलने लगता है कि ये ओल्ड मैन तुम लोगों की हेल्प करने के लिए थोड़ा सा भी डरता नहीं है, लेकिन सियोल का क्या। लेकिन ग्रैंडपा आगे कुछ और बोलता तो इसी समय सियोल ग्रैंडपा से बोलती है कि जाओ हेल्प करो, किसी भी इंसान को हमेशा से अपने दोस्तों को हेल्प करना चाहिए जब तक वो जिंदा रहते हैं। अभी सियोल के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद ग्रैंडपा का कॉन्फिडेंस भी बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। ग्रैंडपा अपने स्पेयर को लेके यहाँ से जाने लगता है। इसी सीन के साथ अभी दोबारा से उसी फाइटिंग स्पॉट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे जियोंग हायुन अभी इन सभी से दोबारा से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ होने के बाद भी मैं तुम्हारे एक भी लोगों को जाने दूंगा। और इस बात को सुनने के बाद कालुआ को आ जाता है गुस्सा। कालुआ बहुत ही फास्ट अपनी किसी एक टेक्निक को यूज करके अभी जियोंग हायुन के ऊपर अटैक कर देता है और पुंग हो से भी बोलता है कि वो पहले हम लोगों को मारने आए, उससे पहले हम लोग एक साथ उसके ऊपर अटैक करके उसे मार देते हैं। तो अभी पुंग हो और कालुआ दोनों ही एक साथ अपने अपने हथियार के साथ जियोंग हायुन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जियोंग हायुन बहुत ही आसानी के साथ उन सभी अटैकों को डॉज करते हुए इन दोनों को दूर ढकेल देता है। पुंग हो एंड कालुआ के हर एक अटैक को जियोंग हायुन बहुत ही आसानी के साथ ब्लॉक कर रहा होता है। जियोंग हायुन का स्पीड इतना ज्यादा तेज होता है कि पुंग हो को भी कुछ समझ में नहीं आता है आखिरकार किस तरफ से वो अटैक कर रहा है और कैसे वो इन सभी अटैकों को डॉज कर रहा है। देखते ही देखते जियोंग हायुन कालुआ के चेहरे पे बहुत ही जोर से एक किक मार देता है और अगले ही पल पुंग हो के चेहरे में भी एक बहुत ही जोर से किक मार देता है। जियोंग हायुन को अभी इस तरीके से अटैक करते हुए देखने के बाद अभी पुंग हो भी समझ जाता है कि ये लौंडा जब चाहे एक ही पल में हम लोगों को मार सकता है, लेकिन ये हम लोग के साथ गेम खेल रहा है, हम लोगों से मजे ले रहा है। इसी वक्त हम लोगों को हाइन ही को भी देखने के लिए मिलती है, जो कि इस वक्त अपने हथियार से जियोंग हायुन के पाँव को काटने की कोशिश करता है, लेकिन ये अटैक उसके पाँव में जैसे ही टच होता है तो वैसे ही जियोंग हायुन बहुत ही तेज से ऊपर की ओर कूद जाता है। मतलब जियोंग हायुन का रेस्पॉन्स टाइम बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। इस खतरनाक स्नीकी अटैक से जियोंग हायुन के पाँव के ऊपर जो कपड़ा था ना, बस वही काटता है। और इन सभी चीजों को देखने के बाद जो हाइन ही है वो भी पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। वो तो समझ जाती है अब उसकी एल लगने वाली है। सामने की ओर से इस अटैक को डॉज करने के बाद जियोंग हायुन बोलता है कि इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, उडंग सेट के एक मेंबर बैंडेड के लोगों का हेल्प कर रहा है, सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। और हाँ, पहले मैं तुम्हें जो बोला था कि मैं तुम्हें उडंग सेट में लेके जाऊंगा वो तुम भूल जाओ, आज से यही जगह तुम्हारी कबर स्थान बनने वाला है। जियोंग हायुन हाइन ही से ये सब कुछ बोल ही रहा था, लेकिन इसी वक्त कालुआ पीछे से हाइन ही के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। लेकिन इस अटैक से पहले ही हम लोगों को ये देखने के लिए मिलते हैं कि कालुआ के बॉडी को जियोंग हायुन ने एक ही स्लैश में दो हिस्सों में भाग कर दिया होता है। अभी कालुआ को मारने के बाद
जियोंग हायुन एकदम सीधा पुंगहो की तरफ बढ़ने लगता है। पुंगहो भी अभी डर जाता है। पुंगहो अपने आंखों से सिर्फ और सिर्फ मौत देखता है। जियोंग हायुन अभी अपना एक शॉर्ट टेक्निक यूज करके पुंगहो को मारने ही वाला था, लेकिन इसी समय ग्रैंडपा यहाँ पे आ जाता है और अपने स्पीयर से इस अटैक को ब्लॉक कर देता है और जियोंग हायुन को दूर ढकेल देता है। तो यहाँ पे ग्रैंडपा को देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ग्रैंडपा भी अपने स्पीयर को घुमाते हुए अभी इन सभी से बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ कहने लगता है कि तुम लोग इसके ओपोनेंट नहीं हो, तो तुम लोग पीछे हट जाओ। जियोंग हायुन अभी ग्रैंडपा से बोलने लगता है, अब मुझे समझ में आया, तुम्हारी वजह से ही ये सभी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मेरे सभी जूनियर ब्रदर्स को मार पाए। और इसके साथ ही जियोंग हायुन ग्रैंडपा से ग्रैंडपा का नाम पूछता है। तो ग्रैंडपा अभी जैसे ही अपना नाम बताता है कि एल्डर लियो, तो जियोंग हायुन को अभी समझ में आ जाता है कि ये वही पर्सन है, वही ओल्ड मैन है जिसका वांटेड पोस्टर मोरियन अलायंस वालों ने छपाया था। लेकिन अगले ही पल जियोंग हायुन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसके साथ ही ग्रैंडपा से बोलता है कि प्लीज मेरे नाम को याद रखना, जो कि आपके सिर को काटेगा। लेकिन सामने की ओर ग्रैंडपा अभी हंसने लगता है, जियोंग हायुन के नाम का मजाक उड़ाने लगता है। तो जियोंग हायुन भी अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और देखते ही देखते वे दोनों एक दूसरे की ओर बहुत ही तेजी से फ्लैश के चाचा की तरह और फ्लैश के भाई की तरह आगे बढ़ने लगते हैं। ग्रैंडपा अपने स्पेयर से और जियोंग हायुन अपने शॉट से एक दूसरे के ऊपर स्लैश मार देता है। ग्रैंडपा तो बहुत ही पावरफुल अटैक जियोंग हायुन के ऊपर लॉन्च करता है, लेकिन उन सभी अटैकों को किसी न किसी तरह जियोंग हायुन अपने शॉट के माध्यम से ब्लॉक कर ही लेता है। अभी हम लोग को दोबारा से जियोंग हायुन को अपने शॉट के अंदर ब्लू कलर की ऑरा कवर अप करते हुए दिखाया जाता है और जियोंग हायुन अभी जो शॉर्ट टेक्निक यूज कर रहा है इसका नाम होता है 8 डायग्राम शॉर्ट टेक्निक, जिसे कि देखने के बाद हायुन ही भी पूरी तरीके से चौंक जाती है। देखते ही देखते ग्रैंडपा एंड जियोंग हायुन अपना अपना मार्शल टेक्निक यूज करते हुए एक दूसरे के ओर बढ़ने लगता है, एक दूसरे को क्रॉस करता है और इन लोग के क्रॉस की वजह से यहाँ पे बहुत ही जोर से एक धमाका होता है। जैसे वे दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में आ जाते हैं तो हमें देखने के लिए मिलते हैं कि जियोंग हायुन के हाथ में बहुत ही तेज दर्द होने लगता है और दूसरे और ग्रैंडपा के हाथ से ब्लीडिंग होने लगता है। ग्रैंडपा अपने मन में बोलता है, नहीं इस बार मैं फेल हो गया। दूसरी ओर अभी जियोंग हायुन अपने शॉट को लेके एक साइकोपैथ की तरह ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। ग्रैंडपा के ऊपर बहुत सारे शॉट स्लैश मारने लगता है, जिससे कि ग्रैंडपा बहुत ही मुश्किल के साथ अपने एक ही हाथ से अपने स्पेयर को पकड़ के ब्लॉक कर रहा होता है। अभी ग्रैंडपा को ऐसी मुश्किल में देखने के बाद पुंगहो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो ग्रैंडपा की ओर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हायुन ही उसे रोक देता है और बोलता है कि नहीं तुम वहाँ पे मत जाओ, तुम उन लोगों के बीच में आ रहे हो। जियोंग हायुन अभी भी ग्रैंडपा के ऊपर एक पागल कुत्ते की तरह अपने शॉट से लगातार पार काटे जा रहा होता है, जिससे कि ग्रैंडपा अभी भी बहुत ही मुश्किल के साथ रोक पा रहा होता है। ग्रैंडपा अपने मन में ही बोलता है कि इसी तरह अगर चलता रहा तो मैं इसे ज्यादा देर तक होल्ड कर ही नहीं सकता, तो मुझे अपने ट्रिक को यूज करना ही होगा। और ये बोलने के साथ ही ग्रैंडपा बहुत मुश्किल के साथ जियोंग हायुन के ऊपर एक काउंटर अटैक करता है, जिसके कारण जियोंग हायुन अपने आप को बचाने के लिए ऊपर की ओर उछल जाता है और ग्रैंडपा के ऊपर जैसे ही अटैक करने के लिए आता है तो ग्रैंडपा अपने उसी खून भरी हाथों से उसके आंखों पे खून के छींटे मार देता है, उसे ब्लाइंड करने की कोशिश करता है। लेकिन जियोंग हायुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु जियोंग हायुन ग्रैंडपा के इस करतूतों के कारण बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ग्रैंडपा के हाथ को काटने के लिए अपने किसी एक मार्शल टेक्निक को यूज करके ग्रैंडपा के हाथ को काटने ही वाला था। लेकिन इसी वक्त उसके शॉट में हम लोगों को सियोल को देखने के लिए मिलती है। सियोल जो कि उसके शॉट को अपने एक ही हाथों से पकड़ लेती है और बोलती है क्या तुम मेरे ग्रैंडपा को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और सियोल की ये कहते ही ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होता है। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।